हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल और उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग रीज़निंग को पढ़ने वाले हैं। रीज़निंग के कुछ मॉक टेस्ट लगाएँगे, लेकिन उससे पहले रीज़निंग होती क्या है और कितनी तरह की रीज़निंग होती है, रीज़निंग में क्या-क्या पूछा जाता है और किस तरीके से रीज़निंग को हल किया जाता है, क्या टिप्स हैं एंड ट्रिक्स हैं, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। जो नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि महाटेट उर्दू मीडियम की अगर आप फ्री कर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और जितना सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतनी जल्दी और भी सब्जेक्ट की क्लासेज़ आना शुरू हो जाएगी। तो आज इसका डे 2 होने वाला है। डे फर्स्ट में हम लोग नॉर्मल भारत का जीके पढ़े हुए थे। आज की क्लास में हम लोग रीज़निंग को डीपली पढ़ने वाले हैं और फिर कुछ मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रीज़निंग जो हम सुनते हैं रीज़निंग, ये है क्या? रीज़निंग ये है क्या? सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो रियाज़ती इस्तेदाल, इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? रियाज़ती इस्तेदलाल। इस्तेदलाल माने रीज़निंग होता है। जब भी हम कोई अददी मसला दरपेश होता है, जब भी हमें कोई अददी मसला दरपेश होता है, तो हम जवाब तलाश करने में मदद के लिए रियाज़ती इस्तेदाल का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई हमको मसला पेश होता है, तो हम उसको तलाश करने के लिए, उसका हल तलाश करने के लिए, उसका जवाब तलाश करने के लिए रीज़निंग का इस्तेमाल करते हैं। रीज़निंग मतलब समझ लीजिए कि रीज़न है, रीज़न लगाएँगे, कुछ इधर-उधर का रीज़न लगाएँगे और उसके बाद उसका जवाब निकालेंगे, ऐसा, इसी को रीज़निंग कहते हैं। रियाज़ती इस्तेदलाल के मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जिन्हें हम मुख्तलिफ़ हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात पर मुनहसिर है कि हमें जवाब हासिल करने के लिए मसले में मौजूद नंबरों के साथ क्या करने की ज़रूरत है। रीज़निंग में हमको क्या पता चलता है? सबसे पहले हमको ये देखना रहता है कि अगर ऐसे 2 + 2 3 + 3 ऐसे दे दिया गया है। 2 + 2 = कितना हो जाएगा? 4 ऐसा दिया हुआ है। फिर 3 + 4 इक्वल करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। अब आपको ये देखना है कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है? इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया है 2 + 2 हाँ, 4 लिखा हुआ है। 3 + 4 यानी मुझको इसको भी प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन में 7 लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हमको करना क्या है? नंबरों के साथ करने की क्या ज़रूरत है? यहीं से रीज़निंग शुरू होती है। रियाज़ती इस्तेदलाल की इक़साम यानी कुछ इसकी किस्में भी होती हैं। कुछ आम इक़साम हैं, जो मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले नंबर पर है इज़ाफ़ी इस्तेदलाल, कसीर या ज़रबी इस्तेदलाल और तनासुबी या मुतनासिब इस्तेदलाल। 3 तरह की इस्तेदलाल होती है, यानी 3 तरह की किस्में रीज़निंग होती है। पहले नंबर पर है इज़ाफ़ी इस्तेदलाल, कसीर इस्तेदलाल या फिर इसको ज़रबी इस्तेदलाल भी बोलते हैं, मुतनासिब इस्तेदलाल भी बोलते हैं और तनासुबी इस्तेदलाल भी इसको बोलते हैं। तो 3 तरह की इस्तेदलाल होती हैं। अब पहले नंबर पर देख लेते हैं इज़ाफ़ी इस्तेदलाल क्या है? इज़ाफ़ी इस्तेदलाल वो है जब हम किसी मसले को हल करने के लिए आदाद को शामिल करते हैं या फिर घटाते हैं। यानी कोई अदद है, कोई अदद को हम लोग या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। तो ये इज़ाफ़ा, इज़ाफ़ा सुने इज़ाफ़ा करना। इज़ाफ़ा इस्तेदलाल यानी कोई चीज़ उसमें इज़ाफ़ा किया जा रहा है, कोई चीज़ जोड़ा जा रहा है। या तो माइनस में करेंगे हम लोग इज़ाफ़ा करेंगे माइनस में करके या फिर प्लस करके इज़ाफ़ा उसमें कर देंगे, है ना? यानी माइनस होगा या फिर प्लस होगा, इसी को इज़ाफ़ी कहेंगे। जिसमें शामिल की भी किया जाता है और घटाया भी जाता है। ध्यान रहे मल्टीप्लाई इस यहाँ से नहीं किया जाता है। इज़ाफ़ी इस्तेदलाल वो है जो हम किसी मसले को हल करने के लिए आदाद को शामिल करते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 2 सेब हैं और मुझे 3 और दिए जाएँ, तो मेरे पास कितने सेब हुए? ओ भई, आप जोड़िए कि मेरे पास तो 2 सेब हैं, मुझे 3 और दे दिए गए। अब यहीं पर लिख दे रहे हैं मेरे पास 2 सेब है। अब मुझे एक आंटी आई, वो बोली 3 सेब और ले लो बेटा। अब मेरे पास कितने हुए? अब मैं क्या करूँगा? इसको 2 + 2 यानी मुझे इसको जोड़ना है ना? तो 5 हाँ, अभी मेरे पास 5 सेब बचे हुए हैं, यानी 5 सेब बचे हुए हैं। अभी मैं इसको खा लूँगा, 1 खा लिया, अब मेरे पास कितने हुए? 4 बचे हुए। मम्मी को 2 दे दिया, अब मेरे पास कितने बचे? 2 बचे। अब मेरी बहन आकर ज़बरदस्ती मुझसे छीन ली, 2 2 था, उसमें से 1 वो छीन ली और 1 तुरंत मैं खा गया। तो 1 वो ले ली और 1 मेरे पास मैं खा गया। तो मैंने कुल कितना खाया? मैंने कुल कितना सेब खाया? तो 1 सेब यहाँ पर मैंने खाया था, 1 सेब यहाँ पर, यानी 2 सेब मैं खाया, 2 सेब मम्मी को दिया और 1 बहन ले गई। तो ये हो गया हमारे 5 सेब का पूरा ब्यौरा।
है ना? 5 सेब हमारे पास थे, जो कि हमारे 3 2 पर्सनल थे और 3 किसी ने दिए थे, आंटी ने दिए थे, तो 5 मिलाकर हो गए, जिसमें से पहले शुरुआत में मैंने खाया, फिर लास्ट में मैं खाया, 1 बहन ली और 2 मम्मी को दे दिया। ये हो गई रीज़निंग, यानी हमको क्या करना है, इज़ाफ़ी इस्तेदलाल में ये करना है कि हमको जोड़ना है या फिर घटाना है, शामिल करना है या फिर घटाना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 सेब थे, अब मुझे 3 दिए गए, तो मेरे पास कितने बचेंगे? कितने होंगे? तो मेरे पास 5 सेब होंगे। इज़ाफ़ी तौर पर इस्तेदलाल करने के काबिल होना किसी चीज़ के हिस्सों और पूरे के दरमियान ताल्लुक को पहचानना है। जब उनके हिस्सों के साथ को एक साथ समझा जाता है, मिसाल के तौर पर कोई हिस्सा है, फिर हिस्सा है। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा कि मेरे पास 2 सेब थे। अब एक आंटी ने मुझे 3 सेब दे दिए। अब ये 2 हिस्से को एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, जब इसको हम लोग देखेंगे, अब जब इसको जोड़ेंगे, कि हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास अब कितने सेब हुए? 2 तो तुम्हारे पास थे, 3 तो किसी और ने दे दिए, आंटी ने दे दिए। अब तुम्हारे पास कितने सेब बचे? तो आप इन दोनों को 2 हिस्से को एक साथ करेंगे, है ना? प्लस करेंगे, मुकम्मल निकल आ जाएगा। मुकम्मल जो रहेगा आपका, वो निकल कर आ जाएगा। यानी हमारे पास कुल मिलाकर 5 सेब बचे हुए, तो इसको इज़ाफ़ी इस्तेदलाल बोलते हैं, यानी इज़ाफ़ा करना, घटाना या फिर बढ़ाना। उम्मीद है आपको इज़ाफ़ी इस्तेदलाल समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ़ आपको अभी बेसिक मज़बूत किया जा रहा है। इतना पढ़ाया जा रहा है कि आप जान जाइए कि आपके जो पास क्वेश्चन आ रहा है, आप पढ़ क्या रहे हैं। ऐसे हल करने को अभी हम यहाँ से हल कराना शुरू कर दें। चलिए बताइए, ये वाले क्वेश्चन का अगर एक किताब की कीमत ₹240 है, उस पर 20% रियायत दी जा रही है, तो कीमत क्या होगी? या 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जा रहा है, क्या होगी? आप तो कर लेंगे, ठीक है, हाँ, कैसे कैसे करके जुगाड़ लगाकर कर लेंगे। लेकिन आप ये क्वेश्चन किस में आता है? आप पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़कर नौकरी पा जाएंगे, लेकिन आपको यही पता नहीं होगा कि ये इज़ाफ़ी इस्तेदलाल क्या होते हैं। अभी कोई पूछ लिया, मुँह बना कर रह जाएँगे, है ना? इस वजह से ये पढ़ाया गया है, पढ़ाया जाता है। इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये आपको बता दे रहे हैं। बहुत रेयर चांस है कि ये इज़ाफ़ी इस्तेदलाल वगैरह ऐसा पूछ ले, बनेंगे नहीं क्वेश्चन। आपकी जो पढ़ रहे हैं ना, वो पुख्ता किया जा रहा है कि बेसिक से आप जान जाइए कि हमको पढ़ना क्या है आगे चल के, उसके बारे में कम से कम जानते रहें। हम क्वेश्चन हल कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, क्या किसमें है इसकी, कुछ पता ही नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा है ऐसे रटन विद्या किए हुए, है ना? तो इस वजह से ये किया गया है, वरना इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर समझ में आ गया आपको, एक हिस्सा लेना है, एक हिस्सा लेना है और फिर मुकम्मल अपने आप निकल कर आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हिस्से और मुकम्मल। एक बार जब आपको उन हिस्सों की साइज़ और मिकदार मालूम हो जाए, जैसे हमने 2 प्लस 3 ये हमको मालूम हो गया था, जिन्हें एक साथ मिलाकर दिया जाए, यानी मिला दिया जाए, तो मुकम्मल बनाने के लिए शामिल किया जाता है। तो आप इज़ाफ़ी इस्तेदलाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपके पास बाकी रकम तमाम मालूमात मौजूद हो, तो गुमशुदा रकम पर काम किया कर सकते हैं, यानी काम किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास 3 पता चल गया था, हमारे पास 2 पता चल गया था। अब यहाँ पूछा गया तो आपके पास कितने सेब हैं? ये हमको बताया नहीं गया, हमसे पूछा गया कितने सेब हैं, लेकिन हमारे पास पहला वाला हिस्सा मौजूद था, दूसरा वाला हिस्सा मौजूद था, लेकिन हम अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर तीसरे वाले पर काम करेंगे। यानी हम बता देंगे उनसे हमारे पास 5 है। तो ये बताया जा रहा है कि जो हिस्से होते हैं, अगर आपको साइज़ और मिकदार मालूम हो, तो तीसरे वाले जो गुमशुदा रहते हैं, उन पर काम किया जा सकता है, ठीक है? अगर मेरे पास 2 सेब हैं और मुझे मज़ीद 2 सेब दिए जाएँ, तो मेरे पास 4 सेब हो जाते हैं। अगर हमें मालूम हो कि मेरे पास शुरू में कितने सेब थे, यानी शुरू में मेरे पास 2 सेब थे, आखिर में कितने सेब बचे हैं, तो मेरे पास 4 सेब बचे हैं, है ना? अब बीच वाले को पता करना है, जैसे अभी एक दे रहे हैं, आपके पास आपने 1 किलो सेब लेकर आए, आपके पास उसमें कुल मिलाकर 3 सेब हुए, है ना? 3 सेब हुए। लेकिन आपकी मम्मी यानी हमारी आंटी जी लेकर आईं, वो भी साथ में ही मार्केट से लेकर आ गईं 1 किलो सेब, लेकिन उनके सेब में 4 सेब थे, 4 एप्पल्स थे उसमें। अब क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं पूछेगा। देखिए, आंटी भी लेकर आईं, आंटी भी अपना क्या लेकर आएँगी, आंटी भी अपना सेब लेकर आईं। अब आप वाले सेब को और आंटी वाले सेब को मिलाकर, कुल मिलाकर क्या हो गए, कुल मिलाकर आपके घर में 7 एप्पल्स हुए। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने तो 3 एप्पल लेकर आए थे। आपके 1 किलो एप्पल में 3 एप्पल थे, यानी 1 किलो सेब में 3 सेब थे। आपकी मम्मी भी लेकर आईं, अब आपके पास 7 सेब बच गए हैं। आपकी मम्मी वाले 1 किलो में कितने सेब थे? तो आप क्या करेंगे? ओ भाई! 7 सेब मेरे पास बच रहे हैं। मैं 3 सेब लेकर आया था और यानी मम्मी मुझे मेरे ख़्याल से भाई 4 सेब लेकर आई हुई हैं। उनके वाले में 4 सेब चढ़ा हुआ है, मेरे वाले में 3 सेब चढ़ा हुआ है।
आपको पता चल जाएगा कि 4 सेब मम्मी लेकर आई हुई हैं। यानी लास्ट में जो चीज़ें आपके लिए बच रही हैं और जो चीज़ें पहले पता हो, तो फिर आपको बीच वाली चीज़ अपने आप ही पता हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब आ जाते हैं हम लोग ज़रबी इस्तिदलाल। यहाँ पर देखे थे ना कितनी किस्में होती हैं। इज़ाफ़ी इस्तिदलाल आपको समझ में आ गया था। अब कसीर या फिर ज़रबी इस्तिदलाल पर हम लोग आ जाते हैं, है ना? तो ज़रबी इस्तिदलाल, जब हम ज़रबी इस्तिदलाल के ज़रिए मसाइल हल करने की बात करते हैं, तो हम मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर। मिसाल के तौर पर तनासिब और कसर, सेट और ग्रुप, आधा करना और दुगना करना, पैमाना और तनासुब। ये हम इस्तेमाल करते हैं, ज़रबी इस्तेमाल यानी ज़रब करना है इसमें। इसमें क्या करना है? तक़सीम करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सब करना है इसमें, है ना? तो तनासुबी इस्तिदलाल में क्या हो जाता है कि एक मख़सूस किस्म के ज़रबी इस्तिदलाल है ये, जो इन हालात के लिए इस्तेमाल होती है, जहाँ 2 मिक़दारें हैं और दूसरे से मुतअल्लिक़ हों। हम उसे ये समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब आप एक या दूसरे को मुतासिर करते हैं, तो मिक़दार कैसे बदलती है। ठीक है? तनासुबी इस्तिदलाल में ये होता है। ये ज़रबी इस्तिदलाल आपको समझ में आ गया? ज़रबी इस्तिदलाल मतलब ये होता है कि इसमें क्या होगा, इसमें आपको तनासुब और कसर का यानी सेट और ग्रुप और आधा करना, पूरा करना, पैमाना और तनासुब, तक़सीम, ज़रब वगैरह इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इस वजह से इसको ज़रबी इस्तिदलाल नाम दिया गया है। उसके पहले वाला क्या था? उसके पहले वाला इज़ाफ़ी थे, यानी इसमें जोड़-घटाव करना है, इज़ाफ़ा करना है कोई चीज़ का, है ना? और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्ब करना है। उसके बाद तनासुबी एक हमने यहाँ पर पढ़ा था, तीसरी किस्म तनासुबी पढ़ा था। मुतनासिब बताया था आपको और तनासुबी बताया था। अब तनासुबी में क्या बताया जा रहा है? तनासुबी इस्तिदलाल में बताया जा रहा है कि जो तनासुबी इस्तिदलाल एक मख़सूस किस्म के ज़रबी इस्तिदलाल ही है। ज़रबी इस्तिदलाल यानी ये वाला जोड़-घटाने वाला यानी तक़सीम करने वाला ही इस्तिदलाल है, जो उन हालात के लिए इस्तेमाल होती है, जहाँ 2 मिक़दारें एक-दूसरे से मुतअल्लिक़ हैं। यानी कोई 2 चीज़ सिमिलर है, 2 चीज़ सिमिलर हो और हम उसे ये समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब आप एक या दूसरे को मुतासिर करते हैं, वो तो मिक़दार कैसे बदलती है? जब आप एक दूसरे को मुतासिर करते हैं, तो मिक़दार कैसे बदलती है? इसी को तनासुबी इस्तिदलाल कहते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा मिक़दारें आपस में मुंसलिक हैं, ताकि एक को तब्दील करने से दूसरे में तब्दीली आए, तो हम कहते हैं कि वो एक दूसरे को मुतनासिब हैं। एक दूसरे के मुतनासिब हैं, यानी एक चीज़ तब्दील करने से दूसरे वाले में तब्दील आ जाए, तो फिर क्या कहेंगे? उसको तनासुबी यानी मुतनासिब इस्तिदलाल कहते हैं। ये रिश्ता बराह रास्त मुतनासिब या बिलवास्ता मुतनासिब यानी डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, ये रिश्ता डायरेक्ट वाला कहलाएगा या फिर इनडायरेक्ट भी कहलाता है। यानी इनडायरेक्ट या तो उसके अंदर चेंजेज़ आ जाएँ या फिर डायरेक्ट चेंजेज़ आ जाएँ, तो तनासुबी इस्तिदलाल में आते हैं। बारह रास्त यानी डायरेक्ट वाला एक एग्जांपल दिया गया है, इसको देख लेते हैं कि डायरेक्ट वाला किस तरीके से आएगा। जब 2 मुतगय्यरात बराह रास्त मुतनासिब होते हैं, जैसा कि एक कदर बढ़ती है और दूसरी कदर भी उसी तरह से बढ़ती है। लिहाजा मिसाल के तौर पर एक और अगर एक 2 गुना होता है, तो दूसरा वाला भी 2 गुना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, अब 2 4 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप शुरू से देखेंगे, अरे भाई ये 2 के बाद 4 क्यों दिया हुआ है? इसका 2 गुना हुआ। 4 के बाद 8 दिया हुआ है। हाँ, 2 गुना तो मेरे को समझ में आ गया, 2 दूनी 4। अभी ये 4 दूना अभी ये 8 क्यों लिखा हुआ है भाई? अब समझ में आया कि नहीं? ये तो 2 दूना 4, अब 4 को जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये बराह रास्त तनासिब हो जाएगा, यानी बदलाव की वजह से चेंजेज़ आ रहे हैं और वो एक 2 गुना होता है तो दूसरा वाला भी 2 गुना होता रहता है ना? मिसाल के तौर पर अगर एक केक की कीमत ₹5 है, तो केक की कीमत ₹10 होगी, यानी दूसरे केक की कीमत ₹10 होगी और 3 केक की कीमत तो क्या हो जाएगी? वो ₹15 हो जाएगी। जैसा कि आप दूसरा केक खरीदते हैं, कुल कीमत हमेशा मज़ीद जो हो रही है, वो ₹5 तक बढ़ रही है। अभी आपको बताया गया, यानी ₹5 की मैंने 1 केक खरीदा, अब 5 के बाद हमने देखा कि 10 हो रहा है। 2 के 1 केक का रेट यहाँ पर देख ले रहे हैं, 1 केक, 2 केक, 3 केक, 4 केक 1 केक, 2 केक, 3 केक, 4 केक, 5 केक, 6 केक, 7 केक, 8 केक। अब 1 केक का रेट है 1 केक का रेट क्या लिखा रहेगा? ₹5 तो इतना सस्ता तो केक मिलता नहीं है भाई, हैं? तो हम लोग कुछ और रेट रखते हैं। हम लोग रखते हैं इसका रेट ब्लू से रखते हैं। इसका रेट रखते हैं ₹10 रख देते हैं, चलो छोटा-सा। ₹10 1 केक का रेट। दूसरे वाले के सामने लिखा हुआ है ₹20। तीसरे वाले के सामने लिखा हुआ है ₹40। चौथे वाले के सामने लिखा हुआ है
80 रुपये। पाँचवें वाले के सामने लिखा हुआ है 160 रुपये। उसके बाद छठे वाले थे 320। उसके बाद सातवें वाले थे 60/40। उसके बाद क्या हो जाएगा 128, है ना? ये रेट लिखा हुआ है। अब जब हम लोग गए उसकी दुकान पर तो पूछे कि भाई ये क्या लिखा हुआ है? तो वो बोला कि भाई अगर आप 1 केक लेंगे 10 रुपए का पड़ेगा, 2 केक लेंगे 20 रुपए का पड़ेगा, 3 केक लेंगे 40 रुपए का पड़ेगा, है ना? ये इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जा रहा है? एक एक तो हो रहा है, लेकिन वो दुगने का दुगना हो रहा है। लेकिन जो तनासुबी इस्तेदलाल हो जाएगा, तनासुबी इस्तेदलाल क्या कह रहा है? तनासुबी इस्तेदलाल कह रहा है कि जो हम लोग कीमत डाल रहे हैं, जो हम लोग कीमत डालेंगे बराह रास्त तनासुब में, यानी उसके आगे वाले चेंजेस हो जाएँगे, तो आगे वाले चेंजेस में ये होता है कि यहाँ पर कीमत जो रहेगी 10 रुपया रहेगी, तो यहाँ वाली कीमत 20 रुपया होगी। फिर यहाँ वाली कीमत 30 रुपया होगी, यहाँ वाली कीमत 40 रुपया होगी, यहाँ वाली कीमत 50 रुपया होगी। यानी 5 केक का 50 रुपया, 60 केक का 60 रुपया, 7 केक का 70 रुपया, 80 केक का 80 रुपया, है ना? इस तरीके से बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इसको दुगुना कर दे रहे हैं 10, 20, 30, 40, तो ये क्या हो जाएगी? ये इज़ाफ़ी इस्तेदलाल में हो जाएगी। इज़ाफ़ी इस्तेदलाल में हो जाएगी, यानी हम लोग उसका इज़ाफ़ा कर रहे हैं, या फिर किस में आ जाएगी, या फिर हाँ, इज़ाफ़ी इस्तेदलाल में आ जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग समझ लिए कि हमारा इज़ाफ़ी इस्तेदलाल क्या है, कसीर यानी ज़रबी इस्तेदलाल क्या है, और मुतनासिब तनासुबी इस्तेदलाल क्या है। तनासुबी इस्तेदलाल यानी दोगुनी कीमत बढ़ रही हो, एक की कीमत बढ़ रही है, उसी के साथ-साथ दूसरे वाले की कीमत बढ़ रही हो, लेकिन अगर डबल हो रही हो, तो फिर इज़ाफ़ी इस्तेदलाल में आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो हम लोग जो रीज़निंग पढ़ रहे हैं, रीज़निंग यही 3 तरह की रीज़निंग पूछी जाती है, एक इज़ाफ़ी में आ जाती है, एक ज़रबी में आ जाती है, एक मुतनासिब में आ जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग जो कि क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उसके ब 1 मिनट, हाँ, ये हो जाएगा बराह रास्त को हमने देख लिया। अ, अब ये देखिए कि यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं कि टेस्ट योर नॉलेज। मेरे बाग में 20 फूल थे, लेकिन जब मैंने ये कोई है नहीं। आइए हम लोग अपने टेस्ट पर चलते हैं, उर्दू मीडियम रीज़निंग बाय फैज़ी सर। आइए। हुँ। अगर बी, अब देखो यहाँ से थोड़ा-सा हार्ड क्वेश्चन, 2-3 हार्ड क्वेश्चन हैं, उसके बाद फिर लास्ट वाला जो था 4 पे थे 5 क्वेश्चन थोड़ा ईज़ी दिए हुए हैं, ताकि आपकी सोच डेवलप हो पाए। इससे तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाएँगे, ये बता दे रहे हैं कि ये इतने आराम-आराम से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे, 2-3 क्वेश्चन हार्ड है, बाकी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, अच्छे लेवल के। लेकिन शुरुआत में आपकी सोच मजबूत की जा रही है, बाद में फिर बढ़ाया जाएगा, है ना? तो अगर बी इक्वल टू 2 है, यानी बी बराबर क्या है? बी बराबर 2 है। अगर बी बराबर 2 है, ए बराबर 1 है, सी बराबर 3 है, तो ज़ेड की कीमत क्या होगी? तो ज़ेड क्या होगा? है ना? अभी यही वाला सेम क्वेश्चन आपको बताए थे कि जैसे ए की कीमत 1 हो रही है, बी की कीमत 2 हो रही है, सी की कीमत 3 हो रही है। अब ये बताइए कौन-सी रीज़निंग है? ये तो कौन-सी रीज़निंग है? तो आप कहेंगे कौन-सी रीज़निंग है? ये तनासुबी है, तनासुबी है। यानी इसमें क्या हो रहा है? एक की कीमत बढ़ रही है, उतनी ही कीमत दूसरे की बढ़ रही है, उतनी ही कीमत तीसरे की बढ़ रही है। अगर ये डबल-डबल हो जाएगी तो फिर इज़ाफ़ी में आ जाएगा, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक की कीमत क्या हो रही है? ए ₹1 में मिल रहा है, बी ₹2 में मिल रहा है, सी ₹3 में मिल रहा है, डी ₹4 में मिल रहा है। हमने देखा भाई ये जितना अक्षर बढ़ रहा है उतना ₹1-1 बढ़ रहा है। यानी क्या हो जाएगा? यानी इसकी कीमत तनासुबी में तय की जा रही है, यानी ₹1-1 बढ़ रहा है। यहाँ पर गिनती बढ़ रही है, वहाँ पर पैसा बढ़ रहा है ना? अब आ जाते हैं कि अगर अगर ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 4 है ना? तो क्या हो जाएगा? ज़ेड की कीमत क्या हो जाएगी? ज़ेड की कीमत यहाँ पर 26 हो जाएगी। 26 क्यों हो जाएगी? अब यहाँ पर आ जाते हैं कि एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर। ऑर्डर माने क्या होता है? यानी ये जान लीजिए कि सीरीज़ रहती है कुछ कोडिंग डिकोडिंग की। अब उसमें ए के सामने 1 लिख दो, बी के सामने 2 लिख दो, सी के सामने 3 लिख दो, डी के सामने 4 लिख दो, ई के सामने 5 लिख दो, एफ के सामने 6 लिख दो, जी के सामने 7 लिख दो, एच के सामने 8 लिख दो, है ना? तो वैसे-वैसे लिख कर आओगे तो हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्या बोलते हैं, जो अल्फ़ाबेट रहते हैं वो 26 रहते हैं। तो ज़ेड पर आएँगे हम लोग 26 हो जाएगा, वाई पर आएँगे तो 25 हो जाएगा।
एक्स पर आएंगे तो फिर 24 हो जाएगा, डब्ल्यू पर आएंगे तो 23 हो जाएगा, वी पर आएंगे तो 22 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए का हमने देख लिया, ए एक होता है, बी का 2 हो रहा है, सी का 3 हो रहा है, तो जेड का 26 होगा। वहीं पर एक रिवर्स भी चलता है, इसका रिवर्स ऑर्डर चलता है, यानी ए बराबर जेड होता है, बी बराबर यहाँ पर देख लीजिए, तो बी बराबर दूसरे वाले नंबर पर वाई कर दीजिए, सी बराबर क्या हो जाएगा तीसरे वाले नंबर पर यहाँ पर एक्स कर दीजिए, और डी बराबर क्या हो जाता है यहाँ वाले नंबर पर डब्ल्यू कर दीजिए, है ना। ये रिवर्स होता है, रिवर्स चलता रहता है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 26 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर 5, 10, 20, 40 तो अगला अदद क्या होगा, यानी 5 है, फिर 10 लिखा हुआ है, फिर 20 लिखा हुआ है, फिर 40 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखिए कि ये हो क्या रहा है भाई, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मज़ाक कर रहे थे, ये हो क्या रहा है ये देखिए, यानी 5 के 5 के बाद क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद 20 लिखा हुआ है, 20 के बाद 40 लिखा हुआ है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, ये उतना ही बढ़ रहा है। 5 दूनी 10, है ना, 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 20, 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 40, 40 14 40 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 80, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आपको दिमाग यहाँ पर लगाना है कि ये चल क्या रहा है भाई, ये 5 नंबर तो दिखा हुआ है, समझ में आ गया, इसके बाद 10 क्यों है, 10 के बाद 20 क्यों है, 20 के बाद 40 क्यों है, आपको समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 से किया जा रहा है। अब अगला आदत क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाई फिर अगला वाला कर दो, यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो कि हाँ भाई 80 है, तो 80 समझ में आ गया। अब एक तरीका आपको बता रहे हैं, कोई भी रीजनिंग आप लगा रहे हो, रीजनिंग आप लगा रहे हो, कोई भी रीजनिंग हो, है ना, किसी भी तरह की रीजनिंग हो, आपको आंसर पहले नहीं देखना। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये जान लीजिए कि अगर सिर्फ एक ये ट्रिक अपना ले रहे हैं, आंसर मत देखिए, पहले क्वेश्चन हल कीजिए, आंसर बाद में देखिए। आप बहुत सी चीज़ें अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, आप वहाँ उस लेवल तक अपनी सोच को ले जा सकते हैं, ये जान लीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को ही हल कीजिए तुरंत, उसके बाद जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है ना, तब आइए आंसर की तरफ। आंसर देखना ही नहीं है, आंसर देखना ही नहीं है, याद रखिए कि आप एग्जाम हॉल में भी रहें या कहीं भी रहें, हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आंसर देखना ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पहले क्या करना है, पहले अपना क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पर सॉल्व करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, अपने आंसर की तरफ आना है, तब देखना है कि आपने जो सॉल्व किया वो आपके आंसर में है कि नहीं है। तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने सॉल्व किया वो सही किया है या गलत किया है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 के पास 10 आ रहा है, 10 के बाद 20 आ रहा है, 20 के बाद 40 आ रहा है, 40 के बाद 80 आएगा। उम्मीद है आपको समझ में ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, किसी शख्स की उम्र आज से 5 साल पहले 20 साल थी, आज से यानी 2025 चल रहा है, 2020 में उसकी साल क्या थी, उसकी एज 20 साल की थी, यानी वो कब पैदा हुआ था, तो वो 2000 में पैदा हुआ होगा, राइट। अब उसकी मौजूदा उम्र क्या है, मौजूदा 2025 चल रहा है, और 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो आज जो उम्र होगी यानी 25 साल होगी। ऑप्शन नंबर 25 साल समझ में आ गया, सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर किताब की कीमत 240 रुपये है और उस पर 20% रियायत दी जा रही है, यानी छूट दी जा रही है, तो उसकी कीमत क्या होगी। अब देखो, हमने ये देखा 100%, कोई भी चीज़ हो उसको 100% निकाल लो, कोई भी चीज़ हो 100% कर लो, है ना। अब उसको क्या करना है, उसको 50% रियायत दी जा रही है, तो इसमें से 50 कर दो, है ना, यानी 240 है, 240 है यहाँ पर, इसका क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो क्या निकलेगा, 50 से अगर उसको मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 50%, यानी 50% से छूट दी जा रही है, अगर उसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, तो फिर क्या निकलेगा हमारा, 120 निकलेगा, है ना, 120 निकलेगा। और वो किस तरीके से निकलेगा, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पहले कोई किसी चीज़ को 100 में कीजिए, 100। अब अगर किताब की कीमत 240 है, तो 240 का पूरा कर लीजिए कि ये 240 यहाँ पर लिख दीजिए, और उस पर 20% रियायत दी जा रही है। अब इसको क्या करना है आपको, इसको 240 का पहले परसेंटेज बनाइए, परसेंटेज किस तरीके से बनाना है आपको पता ही है ना, किस तरीके से परसेंटेज बनाया जाता है वो आपको पता है। तो अगर नहीं पता है तो फिर किसी मैथ की क्लास में जब कोई सर कराएँगे तो फिर वो बता दिया जाएगा डीपली। अभी यहाँ पर हम मैथ की क्लास नहीं ले रहे हैं, इस वजह से नहीं बताना चाह रहे। तो अभी 20 हो गया, तो इसका 10 ही परसेंट निकाल लो भाई, इसका 10% निकाल लो। चलिए,
देखिए, इसका 10% क्या होगा? कोई भी गिनती हो, जैसे 1000 गिनती है, 1000 लिखा हुआ है, इसका 10% क्या होगा? इसका 10% अगर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना? अगर 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो उसका 1% 1 हो जाएगा, है ना? 10% उसका 10% क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इसका 10% 10 होगा, है ना? जैसे 1000, जैसे अगर लिखा हुआ है 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, तो इसका 10% क्या होगा? 1000 होगा, है ना? 10% 1000 होगा, वहीं पर 1% अगर पूछेंगे तो वो 100 होगा। तो 100 अगर होगा, 100 कोई ले रहे हैं, तो 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। तो 240 का 10% क्या होगा? 1 हटा दो, 24 होगा। 240 का कितना होगा? 240 हो गया, 240 हो गया। 10% निकालना है हमको, एक ज़ीरो हटा दो, 24 हो गया। अब 20% की छूट दी जा रही है, यानी 24 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी 20% हम लोग को करना है, तो यानी 48 हो गया। अब जो हमारी किताब बच रही है, पहले ₹240 की थी, अब जब उसमें से 20% की छूट यानी ₹48 निकाल दिए रहे हैं और 240 की थी, तो फिर अब कितना बच रहा है? 192 बच रहा है ना? 192 बच रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 192 बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से निकालनी है। अगर यहीं पर हो जाता अगर एक की किताब की कीमत 340 की है, तो आपको क्या करते? 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप 10 हटाते पहले, 34 बनता, 34 तो मल्टीप्लाई 2 कर देते, तो कितना होता? 68 होता, है ना? 68, अब 340 रुपये किताब थी, 68 में कम करते, तो फिर क्या हो जाता है? इधर 2 आ जाता, इधर क्या बोलते, 7 आ जाता, और इधर 2 आ जाता, है ना? 272 की हो जाती किताब। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका वाला ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद अगर तमाम घंटियाँ 2, 4, 6, 8 में बजती हैं, तो कौन सी घंटी 16वें नंबर पर बजेगी? इसको कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है? 2, 4, पहले एक ऐसे गिनती लिखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर बाय चांस आपको ये सब का गिनती लिखने का टाइम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में बा टाइम बहुत कम रहता है, तो आप क्या करेंगे? 2 पर देखेंगे, फिर 2 घंटे बाद चौथी वाली लग रही है, चौथे वाले के बाद 2 घंटे के बाद 6 वाली लग रही है, फिर 2 घंटे के बाद 8 वाली लग रही है। अब यहीं पर आपको क्या लिखना है? 2 घंटे के बाद 10 वाली, 10 वाले नंबर पर 2 वाली लगेगी फिर से, फिर 12 पर लिखेंगे, 12 वाले 2 घंटा ये हो गया, 2 घंटे 12 वाले के बाद चौथी वाली लगेगी, फिर लिखेंगे 14 लिखेंगे, 14 के बाद ये 6 वाली लगेगी, और फिर लिखेंगे 16, 16 पर 8 वाली लगेगी, यानी चौथी वाली की लगेगी, चौथी वाली बेल लगेगी 16वीं बार, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगर किसी किताब में 100 सफ़हात है और हर सफ़ा को 2 बार पढ़ा जाए, तो 100 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 100 मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? रियाज़ी इस्तेदलाल में ये आता है, तो 100 मल्टीप्लाई 200 यानी 200 ये हो जाएगा, है ना? अब ईज़ी क्वेश्चन है। अगर एक शख्स 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से 2 घंटे सफ़र करता है, तो वो कितना फ़ासला तय करेगा? तो 60 मल्टीप्लाई 2 कर दो, ये रियाज़ी इस्तेदलाल में आता है, तो 120 आ जाएगा, 120 किलोमीटर वो चलेगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगर 2, 4, 8, 16, तो अगला अदद कौन-सा होगा? अभी आपको बताया गया कि 2 मल्टीप्लाई देखिए कितने से हो रहा है? 2 से हो रहा है, आ रहा है 4, फिर 4 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, आ रहा है 8, 8 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो फिर आ रहा है 16, 16 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? आ रहा है 32। अब ऑप्शन में देखिए 32 कहीं है, 20, 24, हाँ 32 है, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, है ना? अगर ए का कद बी से लंबा है और सी का कद ए से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सी का कद ए से छोटा है और ए का कद बी से लंबा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद है अगर 3 का मुरब्बा, मुरब्बा यानी स्क्वायर कह सकते हो। 3 का मुरब्बा 9 है, तो फिर 5 का मुरब्बा क्या होगा? 3 का मुरब्बा 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 9 आ रहा है। उसके बाद 5 का मुरब्बा 5 मल्टीप्लाई 5 हाँ 5 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 25 आ रहा है। ऑप्शन देखिए 10, 15, 20, 24 और 25 आ रहा है। 4 वाला ऑप्शन सही है। अगर आज पीर है, तो अगले 3 दिन बाद कौन-सा होगा? आज पीर हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? मंगल आएगा, बुध हो जाएगा, बीफे आ जाएगा, है ना? अगले 3 दिन बाद तो जुमेरात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगर एक कार 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से चल रही है, यानी 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर चल रही है। 2 घंटे में 153 153 किलोमीटर वो तय करती है। यानी पहले वाले घंटे में 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर चलती है, बाद में
153 किलोमीटर 2 घंटे को मिलाकर। यानी हम लोग पहले क्या करेंगे, 80 मल्टीप्लाई 2 यानी 160 चलती है। लेकिन 2 घंटे में ये चलती क्या है, 153 चलती है। तो रफ्तार दुरुस्त है? नहीं भाई, उसको चलना चाहिए था 160, लेकिन वो चली है 153। तो नहीं, ये उसकी रफ्तार सही नहीं है, क्योंकि वो अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती और तो वो 2 घंटे में 160 पर चलती, ना कि 150 पर, यानी उसकी रफ्तार धीमी हुई है। हाँ, ये थी यहाँ तक की क्लास। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपको पहले बता दिया गया है कि उरूज उर्दू चैनल पर आपको जो भी कराया जाएगा वो फ्री कराया जाएगा, और फ्री में ज़्यादा पैसे रहते नहीं हैं। आपको पहले ही बता दिया गया है। जो टीचर्स, अगर हम टीचर्स को बुलाना चाहते हैं अपने चैनल पर, तो उनको अच्छी खासी रकम पे करनी होगी, और उसके लिए हमको सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को कीजिए। तो जल्दी से जल्द अगले टीचर भी आएँगे आपके चैनल पर, और अगला अगला सब्जेक्ट भी आपका शुरू कर दिया जाएगा। जितनी जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ा देंगे, है ना? अर्निंग हमारी बढ़ेगी, और अर्निंग बढ़ेगी तो आराम से किसी को भी उसकी पेमेंट को पे करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, और महाटेट की आप तैयारी कंप्लीट यहाँ से फ्री में कर सकते हैं, है ना? और एक चीज़ बताइएगा कि ये वाला पिक सही लग रहा है कि नहीं? क्योंकि बहुत दिन से एक ही पिक चल रहा था, एक ही पिक्चर आपकी यूट्यूब पर चल रही थी। तो अभी दूसरी चेंज किए हुए हैं। अगर ये पिक सही नहीं लग रही होगी तो बताइएगा कमेंट करके, ये पिक हटाकर वही वाली पिक लगा देंगे, है ना? तो ये रीज़निंग थी। रीज़निंग उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा कि रीज़निंग में क्या होता है। रियाज़ती इस्तेदलाल का इस्तेमाल होता है। हम लोग रियाज़ती इस्तेदलाल की किस्में होती हैं, इज़ाफ़ी किस्में यानी जिसमें इज़ाफ़ा और घटाया-बढ़ाया जाता है, कसीर लिसानी इसमें तक़सीम गुणा किया जाता है, और मुतनासिब में क्या हो जाता है, एक का रेट बढ़ेगा उतना ही दूसरे का रेट भी बढ़ता जाएगा। और फिर हमने क्या देखा, हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी देख लिया था कि जो बराह रास्त तरीका क्या होता है, डायरेक्ट कीमत बढ़ जा रही है और कहीं न कहीं से इनडायरेक्ट भी उसका असर पड़ जा रहा हो उस पर, है ना? उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन्स भी देखे, आज कितने क्वेश्चन किए हैं तो 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो भी है क्वेश्चन आई थिंक 12 क्वेश्चन किए गए हैं। 12 क्वेश्चन, हाँ 12 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन का लेवल आज ईज़ी था। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक और पैटर्न यही रहेगा। इसका बेसिक यही रहेगा, कोई भी क्वेश्चन है, और पैटर्न भी इसका यही रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको आपके महाटेट के लिए मुकम्मल तैयार कराने की ज़िम्मेदारी हमारी, लेकिन सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ेंगे तभी टीचर्स आ पाएँगे, आपको बार-बार ये कह रहे हैं। बाकी अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और टीचर्स नहीं आएँगे, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमसे अकेले हो पाएगा, हम आपका साथ, हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपको तैयार करते रहेंगे, जितना हो पाएगा हम अपने अकेले करेंगे, और अगर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो नए टीचर की भी गुंजाइश है आने की, है ना? तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नोट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़। जय हिंद, जय भारत।